और एक बार अगर आई ड्रॉप की वो जो शीशी जो है, बॉटल जो है खुल जाती है, कितने दिनों के अंदर-अंदर उसे सिर्फ यूज़ करना चाहिए कि बाद में उसे यूज़ नहीं करना चाहिए? 2 साल से कम बच्चे हैं, उनको तो स्क्रीन बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। और जो 2 साल से 5 साल के बच्चे हैं, उनको मैक्सिमम स्क्रीन टाइम जो है वो 1 आवर होना चाहिए। पेंसिल की टिप को सामने रख के उसको नज़दीक लाया जाता है और बिल्कुल नज़दीक लाने पे जहाँ पे डबलिंग होती है वहाँ पे कोशिश किया जाता है कि वो 1 हो जाए और फिर पीछे ले जाया जाता है। आँखों के लिए जो है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, फिर जिंक और ज़ैंथियम, ये सब जो है बहुत ज़रूरी है। सफ़ेद मोतिया है वो तो आप ऑपरेशन करके उसकी जो रोशनी है पेशेंट की वो 100% वापस आ जाती है। आजकल तरह तरह के लेंस हैं और लेंसेज से जो है वो रिकवरी हो जाती है। लेकिन जो काला मोतिया है उसमें हम दवाइयों से या ऑपरेशन से डैमेज को प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन जो डैमेज हो चुकी है उसको वापस नहीं लाया जा सकता। कई बार कई जगह पर लिखा होता है कि ये आई ड्रॉप्स डालो और आपकी आई साइट बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और कई लोग जो है वो देसी नुस्खे जो है वो बताते रहते हैं। आजकल रील्स बहुत वायरल होती हैं कि आप ये चीज़ खा लो या ये चीज़ कर लो, आपकी आई साइट बिल्कुल ठीक हो जाएगी, चश्मा उतर जाएगा। एक बार अगर किसी इंसान की आई साइट वीक हो जाती है, क्या उसके बाद चश्मा उतर सकता है? आई साइट ठीक हो सकती है बिना ऑपरेट किए? एक ही कंडीशन है जहाँ पे हम एडवाइस करते हैं कि आप आँख में पानी डालिए और धोइए, वो है केमिकल इंजरी। अगर आँख के अंदर केमिकल चला गया है तो इमीडिएटली उसको जो है, जो भी आपके पास फ्लूइड है, नॉर्मली पानी मिल जाता है, तो पानी से उसको ना ड्रॉप 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 अंदर डालते हुए इसको इरीगेट कर देना चाहिए इमीडिएटली, ताकि जो कॉर्निया के साथ, आई के साथ जो केमिकल का कॉन्टैक्ट टाइम है वो कम से कम हो। इसकी आंख में कॉन्टैक्ट लेंस से इन्फेक्शन होगी बहुत ज़्यादा सीवियर, जिसको हम स्यूडोमोनास इन्फेक्शन कहते हैं। तो जब ये हमारे पास आया तो हमने इससे यही पूछा कि आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हो और कॉन्टैक्ट लेंस की आप केयर कैसे करते हो। आमतौर पे हमें ये लगता है कि जो फॉरेन नेशनल है दे आर वेरी क्लीन और वो प्रॉपरली केयर करते होंगे। तो आप इमेजिन नहीं करो उसने क्या आंसर दिया। ही सेड कि मैं अपने सलाइवा से इसको क्लीन करके आंख में लगाता हूँ। अंधेरे में अगर हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो क्या इसका भी हमारी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है? जैसे वो किसी पाइप में से देख रहा है तो उससे क्या होता है कि उसको दूर बैठी तो चिड़िया दिख जाएगी, लेकिन फैमिली मेंबर का चेहरा नहीं दिखेगा, क्योंकि कभी उसकी आंख दिख जाएगी, कभी नाक दिख जाएगा, कभी कान दिख जाएगा, तो पूरा चेहरा नहीं दिखा बिकॉज फ्लूइड कम हो गया है। तो और बाद में ये भी जब चला जाता है तो बिल्कुल कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस होती है। बेटे ने आके ये कहा कि डॉक्टर साहब इसके जो मेरे पापा की एक आंख तो काले मोतिये से डेड है, दूसरी आंख में कॉर्निया की वजह से इनको दिखता नहीं है, तो इनका कुछ ना कुछ आप देख लीजिए अगर हो सकता है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो इन्होंने 3 बार अटेम्प्ट कर लिया सुसाइड करने का और ये तीनों बार बच गए कि कोई ना कोई वहाँ मिल जाता था जो इनको वापस ले आता था, तो आगे शायद ऐसा ना हो। तो हमने उस वक्त उनका कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया था और उसी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की वजह से ऑफ कोर्स जो डोनर है उसकी वजह से जिसकी फैमिली ने डोनेट की थी आइस, वो आज तक देख रहा है और आज तक जिंदा है। दोस्तों, कहते हैं आंखें गई जहान गया, दांत गए स्वाद गया। आज के तकनीक के युग में हम अपनी आंखों का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं? मोतियाबिंद उम्र के किस पड़ाव में होता है? और अगर हम मोबाइल का ज्यादा प्रयोग करते हैं तो हमें कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम ढूंढेंगे। हमारे साथ हैं आई सर्जन डॉक्टर अशोक शर्मा, जिन्हें 35 सालों से ज्यादा तजर्बा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सर, सबसे पहले तो यही पूछेंगे कि आज के समय में आंखों की समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लगा हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जो चश्मा जो लगता है उसका जो बेसिक कारण समझने के लिए हमें आई का मॉडल देखना पड़ेगा। आई का जो ये मॉडल है ये शो करता है कि इसमें एक तो आई बॉल की जो है ये कॉर्निया है, फ्रंट सरफेस जो है, बीच में लेंस होता है और पीछे जो है ये पर्दा है।
तो आई का फोकसिंग सिस्टम जो है वो आई की लेंथ के बिल्कुल मुताबिक है, तब तो कोई चश्मे की जरूरत नहीं। लेकिन अगर फोकसिंग पावर ज़्यादा है तो जो इमेज है रेटिना के आगे पड़ता है, तो इसको हम मायोपिया बोलते हैं, और इसके लिए जो है माइनस लेंसेज से करेक्ट करते हैं। और अगर फोकसिंग पावर कम है तो जो इमेज है इसके पीछे पड़ता है, तो हमें जो है प्लस लेंस देके उसको करेक्ट करना पड़ता है। अब ये जो चश्मे का जो नंबर है ये कई बार तो पैदाइशी होता है, और कई बार जो है पैदा होने के बाद जब बच्चा पढ़ाई लिखाई करने लगता है उस वक्त ये चश्मे का नंबर आ जाता है, अगर स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है। जी, मैं वही पूछने वाली थी कि स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो है मोबाइल का प्रयोग करते हैं, लैपटॉप का प्रयोग करते हैं, तो एक दिन में हमारा स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिशियंस की उन्होंने गाइडलाइंस भी दी है, और ये माना जाता है कि जो 2 साल से कम बच्चे हैं उनको तो स्क्रीन बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए, और जो 2 साल से 5 साल के बच्चे हैं उनको मैक्सिमम स्क्रीन टाइम जो है वो 1 आवर होना चाहिए, एक्सेप्ट वीकेंड्स पे 1 घंटा और दिया जा सकता है। और ये जो स्क्रीन टाइम है ये इन एडिशन टू अगर होमवर्क जो है मोबाइल पे है या स्क्रीन पे है तो उसके अलावा है। और जो 5 साल से ज़्यादा बड़े बच्चे हैं उनको यही टाइम स्क्रीन टाइम 2 घंटे अलाउड है, और वही वीकेंड पे जो है 1-1.5 घंटा ज़्यादा, और इन एडिशन टू देयर प्रोफेशनल जो या पढ़ाई का जो समय है उसके अलावा है। तो स्क्रीन टाइम बड़ों में भी जितना रिस्ट्रिक्ट किया जाए उतना अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ता है तो ब्लिंक रेट कम हो जाता है, और ब्लिंक रेट कम होने से आई में जो है वो ड्राइनेस शुरू हो जाती है। जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम, उन्हें फिर कंप्यूटर पे काम करने में दिक्कत आती है, जिसको हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी कहते हैं। जी, जो लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं कितनी देर बाद उनकी आंखों को रेस्ट की ज़रूरत होती है और कितने समय के लिए होती है? देखिए, बेसिकली वैसे तो ये माना जाता है कि हमें फ्रीक्वेंट ब्रेक्स बीच में लेनी चाहिए। तो जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है उसको ये चाहिए कि वो अगर 20 मिनट काम करता है तो उसके बाद 5-6 मिनट के लिए कोई और काम अपना बीच में कर ले, ताकि उसको ब्रेक मिले। फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग जो है वो हेल्प करती है ताकि जो टीयर फिल्म है वो रीसरफेस होती रहे और रिलेटिव ड्राइनेस जो है वो ना हो। जिन लोगों को पहले ही ड्राइनेस है उनको काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको बीच में जो है वो आई ड्रॉप्स जो है आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स और प्रेफरेबली जो है प्रिजर्वेटिव फ्री आई ड्रॉप्स वो उनको बीच बीच में डालने पड़ते हैं। जी सर, जैसे आपने कहा है कि आंखें ड्राई हो जाती हैं, तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं कि लोगों को पता चल सके कि हमारी आंखें ड्राई हैं या नहीं हैं, और ये होती किस लिए हैं? देखिए, ड्राइनेस के जो हैं वो बहुत ज़्यादा कारण हैं। सिंपल ड्राई आई जो है वो एज के साथ भी होती है, स्पेशली लेडीज़ के लिए। जब बियॉन्ड 40s जब हार्मोनल चेंजेस आती हैं तो ड्राइनेस हो जाती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में पोल्यूशन और डस्ट एक्सपोजर और जिनको एलर्जी है उनको भी ड्राइनेस हो सकती है। कुछ एक मेडिसिन्स भी हैं जो ड्राइनेस करती हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ जो हैं वो ऑटोइम्यून डिजीज़ के रहते हैं। कई बार शरीर के अंदर ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, SLE है, शॉगरेन सिंड्रोम है, जिसमें जो है जो टीयर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं ड्राइनेस के कॉजेज़ हैं। और अगर इसका ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो फिर क्या प्रॉब्लम आती है? देखिए, अगर ड्राइनेस जैसे कंप्यूटर प्रोफेशनल को है, अगर वो नहीं करवाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। आंखें जो है वो बिल्कुल जो है जैसे रोशनी में खुलती नहीं है, फोटोफोबिया हो जाता है, काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर रिकवरी में भी उतना ही टाइम लगता है अगर वो प्रॉपर टाइम पे इलाज ना करवाएं। और कुछ पेशेंट्स जिनको जैसे मैंने बताया ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं, उनको इन एडिशन टू ड्राइनेस की ट्रीटमेंट के साथ साथ उन बीमारियों का भी स्पेसिफिक इलाज कराना जरूरी हो जाता है, ताकि मतलब उनकी जो ड्राइनेस है वो आगे ना बढ़े। क्योंकि ये जो ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं इनमें जो ड्राइनेस होती है वो प्रोग्रेसिव होती है और आने वाले टाइम में वो कॉम्प्लिकेशंस कर सकती हैं, जैसे पुतली के ऊपर
बारीक बारीक जख्म हो गए, फिर वो जख्म बड़ा हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाए, तो वो सब चीज़ें जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर ठीक से इलाज ना कराया जाए तो वो पॉसिबल। जी सर, आज के समय में लोग मोबाइल को बहुत यूज करते हैं और देखा जाए तो रात को भी लोग मोबाइल को यूज करते हैं। अंधेरे में अगर हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो क्या इसका भी हमारी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, ये माना गया है कि अगर आप बिल्कुल डार्क में जो है मोबाइल यूज़ करते हैं तो ये आंखों के लिए जो है और मतलब कि बुरा प्रभाव डालता है। उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं। एक तो ये प्रिकॉशन है कि अगर आप बिल्कुल अंधेरे में ही मोबाइल चलाना चाहते हैं तो उसकी ब्राइटनेस जो है वो रिलेटिवली कम कर देनी चाहिए ताकि थोड़ा सा जो है आंखों को उतना स्ट्रेस ना पड़े। और दूसरा ये रहता है कि अगर कंप्लीट डार्कनेस में काम ना करके आप रिलेटिव लो लाइट में काम कर सकते हैं, जिसके लिए कि आप लो लाइट टेबल लैंप की हो, किसी और की हो, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उससे जो है ये एडवांटेज रहता है। जी सर, अब मोतियाबिंद की बात करेंगे कि ये उम्र के किस पड़ाव में होता है, और एक होता है काला मोतिया, एक होता है सफ़ेद मोतिया, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, अगेन मैं ये मॉडल उठाऊंगा, इससे मैं आपको ये अपने दर्शकों के लिए क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, इस मॉडल में ये पार्ट जो फ्रंट है, जैसे हमारा जो घड़ी का जो शीशा होता है, और यहाँ पे जो पीछे है लेंस होता है, और ये लेंस जैसे ये क्लियर लेंस है, ये क्लियर लेंस इसमें हमने लगा दिया। तो क्लियर लेंस से जो है और कॉर्निया से लाइट फोकस होती है यहाँ पे, तो हमें दिखता है। जब यही लेंस जो है धुंधला हो जाता है तो उस वक्त जो है मोतिया हो जाता है। जैसे अभी ये जो लेंस है ये धुंधला हो गया है, और धुंधला लेंस अगर इसमें लगा दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लाइट ही नहीं जाएगी पीछे और नहीं दिखेगा, तो ये सफेद मोतिया है। और काला मोतिया क्या होता है कि ये जो झिल्ली दिख रही है ये आइरिस है, आइरिस की साइड में आके बैक साइड में सिलियरी बॉडी प्रोसेसेस होते हैं, जहां से आंख का पानी, जिसको हम एक्वस बोलते हैं, वो बनता है। तो एक्वस बनने के बाद इस लेंस और आइरिस के बीच से आता है, और आइरिस जो ये ब्राउन झिल्ली है उसकी आगे से आके ये एंगल आ जाता है यहाँ पे आइरिस और कॉर्निया के बीच में, तो वहां से ये जो है एब्जॉर्ब होता है, बाहर जाता है ट्रेबेकुलर मेशवर्क के थ्रू। तो जब ये एंगल में ब्लॉकेज आ जाती है या ये एंगल नैरो हो जाता है तो काला मोतिया, उसको काला मोतिया, उससे प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने से जो है पीछे जो ऑप्टिक नर्व है ये डैमेज हो जाती है। तो अगर ये कंप्लीटली डैमेज हो जाए तो आप समझेंगे कि जैसे अगर इमेज बन भी रहा है तो वो ब्रेन तक ट्रांसमिट नहीं होगा, तो ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो इस वाले जो प्रेशर इंड्यूस जो ये नर्व का डैमेज है, इसको हम काला मोतिया कहते हैं। जो पहले मैंने बताया लेंस ओपेक हो जाता है, उसको हम जो है सफेद मोतिया कहते हैं। दोनों में फर्क यह है कि जो सफेद मोतिया है वो तो आप ऑपरेशन करके उसकी जो रोशनी है पेशेंट की वो 100% वापस आ जाती है। आजकल तरह तरह के लेंस हैं और लेंसेज से जो है वो रिकवरी हो जाती है। लेकिन जो काला मोतिया है उसमें हम दवाइयों से या ऑपरेशन से डैमेज को प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन जो डैमेज हो चुकी है उसको वापस नहीं लाया जा सकता। और पेशेंट को जो है बिना टेस्ट किए काले मोती की डैमेज हो रही है या नहीं हो रही है नहीं पता चल सकता, क्योंकि काले मोती में जो आई साइट है उसमें फील्ड ऑफ विजन कम होता है। कितना, जैसे एक आंख बंद करें में तो एरिया हमारा कम हो जाता है देखने का, तो काले मोती में क्या होता है कि एरिया कम होता रहता है देखने का, तो वो पेशेंट को बिना टेस्ट किए इनिशियल स्टेजेस में पता नहीं चलता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है काला मोतिया तो क्या होता है कि जैसे पेशेंट को ट्यूबुलर विजन आ जाता है कि जैसे वो किसी पाइप में से देख रहा है, तो उससे क्या होता है कि उसको दूर बैठी तो चिड़िया दिख जाएगी, लेकिन पास बैठे चेहरे का मतलब अपने किसी भी फैमिली मेंबर का चेहरा नहीं दिखेगा, क्योंकि कभी उसकी आंख दिख जाएगी, कभी नाक दिख जाएगा, कभी कान दिख जाएगा, तो पूरा चेहरा नहीं दिखा, बिकॉज फील्ड कम हो गया है। तो और बाद में ये भी जब चला जाता है तो बिल्कुल कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस होती है, उसका कोई इलाज नहीं है आज के टाइम। सर, उम्र के किस पड़ाव में होता है ये? देखिए, जो दोनों काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया आमतौर पे जो है एज रिलेटेड चेंजेस मानी जाती हैं, और मोस्टली जो है ये 5th-6th डिकेड में जाके होते हैं। काला मोतिया थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पे काले मोतिया में फैमिली हिस्ट्री है उसमें जल्दी होने की संभावना भी रहती है। इसी तरह कई बार आँख के अंदर कोई सोजिश है, कोई और बीमारी है, तो उसमें सफ़ेद मोतिया भी जल्दी हो सकता है। और दोनों ही चीज़ें, काला मोतिया भी और सफ़ेद मोतिया भी, ये पैदाइशी भी होते हैं।
कुछ पेशेंट्स में कि ये सिंस बर्थ भी होते हैं, और कई बार डेवलपमेंटल होते हैं कि बर्थ में कम होता है, बाद में बढ़ जाता है। तो ये दोनों तरह के होते हैं कि पैदाइशी भी होते हैं, बाद में भी हो सकते हैं, और बीच की उम्र में भी कई बार ये आ जाता है। जी सर, ऐसा होता है कि कई बार कई जगह पर लिखा होता है कि ये आई ड्रॉप्स डालो और आपकी आई साइट बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और कई लोग जो है वो देसी नुस्खे जो है वो बताते रहते हैं। आजकल रील्स बहुत वायरल होती हैं कि आप ये चीज़ खा लो या ये चीज़ कर लो, आपकी आई साइट बिल्कुल ठीक हो जाएगी, चश्मा उतर जाएगा। एक बार अगर किसी इंसान की आई साइट वीक हो जाती है, क्या उसके बाद चश्मा उतर सकता है, आई साइट ठीक हो सकती है बिना ऑपरेट किए? देखिए, ये कुछ एक तो जो देसी नुस्खे हैं और जो वैसे कुछ मेडिसिन बताई जाती हैं कि आँख में कई बार तो लोग घी डालो, तेल डालो, दूध डालो, ये तो आँख को नुकसान देते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने आँख में गुलाब जल डाला होता है, और अब दिक्कत ये आ जाती है कि कोई भी ऐसी ड्रॉप जो घरेलू नुस्खा है उसका हम ये श्योरिटी नहीं कर सकते कि ये जर्म फ्री है, और जैसे गुलाब जल पड़ा हुआ है तो उसमें फंगस, बैक्टीरिया सब होंगे। तो हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स का इलाज किया है जिन्होंने घरेलू ऐसे नुस्खे यूज़ किए हैं और उनको नुकसान हुआ है। एक और हमारे पंजाब में जो है कुछ एक लोग अब थोड़े कम हो गए, पहले बहुत ज़्यादा थे, इनको हम पंजाबी में कहते हैं डक्का निकालने वाले। तो आँख में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो गाँव के लोग उसी के पास जाते हैं और वो जो है डक्का निकाल के उनके हाथ पे रख देती है। हमने इन ऐसे लोगों के पास जाके हमने उनके वीडियो फोटो लिए हैं, क्योंकि हमारे कुछ मरीज जिनको कि अल्सर था, हम उनको ट्रीट कर रहे थे, तो वो बीच में दवाई के बावजूद भी खराब हो रहा था उनका। तो हमने जाके उनसे बात करी और जिन्होंने उनका बीच में हमारे इलाज के बीच में इलाज किया था। तो वो क्या करते हैं कि झाड़ू का तिनका लेके पेशेंट का ले डिवर्ट करके उसमें उस तिनका चुभा के उसके हाथ में रख देते हैं, और वो झाड़ू से उन्होंने कहाँ सफाई की है इसका कोई अंदाजा लगा सकता है। तो उससे जो है, जो नॉर्मल बंदा है, कई बार उसके आंख में पानी चलता है, पानी चलने के बाद जो इरिटेशन वगैरह कम हो जाता है तो लगता है मेरी आंख ठीक होगी, लेकिन मोस्टली उसमें जर्म्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और इन्फेक्शन पकड़ जाती है आंख, और ये वाले जर्म्स मल्टीपल जर्म्स होते हैं और ये दवाइयों से फिर रिस्पॉन्ड भी नहीं करते और आंख को नुकसान हो जाता है। तो इस तरह जो नुस्खे हैं वो मतलब आंख के लिए बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ एक ऐसी नई चीज़ें आई हैं जिनसे थोड़ा बेनिफिट भी है। जैसे बच्चों में अगर माइनस का नंबर बढ़ता है तो आजकल लो डोज एट्रोपिन एक ड्रॉप्स हैं जिनको अगर प्रोग्रेसिव मायोपिया में डाला जाए तो उसके जो प्रोग्रेशन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। और दूसरा, जैसे किसी को अगर चश्मा लगा हुआ है तो जब उसका एज के साथ साथ जब कैटरेक्ट बनता है तो कई बार थोड़ा नंबर कम हो जाता है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो है जो आँख में चेंजेस आती हैं जिसमें चश्मा कम हो जाता है। ऑफ कोर्स अगर किसी को चश्मा ज़्यादा नंबर है और उसका अगर कैटरेक्ट सर्जरी का टाइम हो गया है, कैटरेक्ट आ गया, सफेद मोती है, तो सफेद मोती की ऑपरेशन के टाइम में उसका नंबर जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है, वो प्रोविजन जो है रहता है। सर, आप कॉर्निया स्पेशलिस्ट हो, कॉर्निया के बारे में बात करेंगे कि आज के समय में कॉर्निया से संबंधित जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्या समस्याएं होती हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है? देखिए, कॉर्निया जैसे कि हमने अभी मॉडल से देखा था कि ये इसका जो फ्रंट पोर्शन है वो है, और फ्रंट पोर्शन के दो इसके पर्पस हैं। एक तो ये लाइट को ट्रांसमिट करता है और दूसरा ये लाइट को फोकस करता है। तो कॉर्निया का जो ट्रांसपेरेंट होना और स्मूथ होना और इसकी फॉक्सिंग नॉर्मल होना आई साइट के लिए बहुत जरूरी है। जहाँ तक कॉर्निया की बीमारियों का संबंध है, हमारे कंट्री में बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो प्रिवेंटेबल हैं, कि जैसे आंख में इन्फेक्शन हमने अभी बात करी है, और बहुत सारी न्यूट्रिशनल भी हैं कि जैसे विटामिन ए डेफिशिएंसी होगी, प्रॉपर्ली डाइट नहीं लेते बच्चे कई बार, तो उनको जो है कई बार प्रोन हो जाते हैं अल्सर के लिए, फिर अल्सर हो जाते हैं। केमिकल इंजरीज हैं, लैब में काम करते हुए, फैक्ट्री में काम करते हुए केमिकल एसिड जो है आंख के अंदर गिर जाए तब दिक्कत आ जाती है। कुछ एक बीमारियां जो आजकल बहुत कॉमन है वो केराटोकोनस की है, जिसमें कि प्रोग्रेसिव कॉर्निया की थिनिंग होती है और कॉर्निया एक्टेजिया हो जाता है कि प्रोट्रूजन हो जाती है कॉर्निया की, जिससे कॉर्निया की फोकसिंग पावर डिस्टर्ब होती है। कॉर्निया रहता तो ट्रांसपेरेंट है लेकिन फोकस नहीं कर पाता, तो ये बीमारी भी है। बाकी कॉर्निया की बैक साइड में जो सेल्स हैं, एंडोथीलियल सेल्स, ये कॉर्निया को क्लियर रखते हैं।
बहुत सारी बीमारियां जो हैं कॉर्निया की ये स्ट्रोमा में हो जाती हैं, ये हेरिडिटरी भी हैं जिनको डिस्ट्रॉफीज बोलते हैं। इसी तरह कॉर्निया की एंडोथेलियम पे जो बीमारीज होती हैं वो भी मतलब कि डिस्ट्रॉफीज हैं, एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी हैं। कई बार ऑपरेशन के टाइम में भी अगर जो एंडोथेलियल सेल डैमेज ज़्यादा हो या पहले ही सेल्स कम हो तो भी सफ़ेद मोती के ऑपरेशन के बाद जो है पेशेंट का जो कॉर्निया वो स्वेल कर जाता है, जिससे कि फिर देखने में बाद में दिक्कत आती है। तो ये सब बीमारियां हैं। लेकिन कॉर्निया की बीमारी कोई भी हो, जब कॉर्निया की बीमारी मेडिकल ट्रीटमेंट से जो है उसको आईसाइट नहीं दे पाती है तो एक ही इलाज है और वो है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट या कॉर्नियल ग्राफ्टिंग। जी। सर आपसे पूछना चाहेंगे कि लेंस के बारे में कुछ दिन पहले ना एक न्यूज़ बहुत वायरल हुई थी कि जो सॉफ्ट लेंस होते हैं जो हम शौक के लिए यूज़ करते हैं, अपनी आँखों का रंग बदलने के लिए यूज़ करते हैं, उसकी वजह से आँखों में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए जो कॉन्टैक्ट लेंसेज का जो यूज़ है वो दोनों तरह से है। कॉस्मेटिक भी है जैसे आपने कहा और थेराप्यूटिक भी है। तो लेंसेज तो यूज़ होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लेंसेज को जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी जो केयर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यंगस्टर्स में प्रॉब्लम यही रहती है कि वो जो केयर है वो कई बार जो है अप टू द मार्क नहीं रहती है। या तो उन्होंने प्रॉपरली वो उसको जो है लर्न नहीं किया होता प्रोसेस को कि कैसे इसको केयर करना है, और दूसरा उसको कई बार जो है उसको फिर नज़रअंदाज करते हैं। आप इमेजिन नहीं करोगे कि हमारे पास एक पेशेंट आया था, ये फ्रेंच नेशनल था और ये बुद्धिस्ट था, धर्मशाला में इसने काफ़ी टाइम लगाया। इसकी आंख में कॉन्टैक्ट लेंस से इन्फेक्शन होगी बहुत ज़्यादा सीवियर, जिसको हम स्यूडोमोनास इन्फेक्शन कहते हैं। तो जब ये हमारे पास आया तो हमने इससे यही पूछा कि आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हो और कॉन्टैक्ट लेंस की आप केयर कैसे करते हो। आमतौर पे हमें ये लगता है कि जो फॉरेन नेशनल है दे आर वेरी क्लीन और वो प्रॉपरली केयर करते होंगे। तो आप इमेजिन नहीं करो उसने क्या आंसर दिया। ही सेड कि मैं अपने सलाइवा से इसको क्लीन करके आंख में लगाता हूँ। तो इस लेवल की अगर आप केयर कॉन्टैक्ट लेंस की करोगे तो इन्फेक्शन तो होने वाली है। हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं जो हॉस्टल्स में रहते हैं उनमें एक और प्रॉब्लम है कि वो जो है जो कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस है उसको एक्सचेंज करते रहते हैं। एक के पास एक रंग है, दूसरी बार दूसरा रंग है, तो उसको वो भी एक बहुत डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करती है। कॉन्टैक्ट लेंस लगा के रात को नहीं उतारना भूल जाना, सो जाना, उसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर कॉन्टैक्ट लेंस बहुत पुराना हो गया है, क्योंकि ये मटेरियल जो है इनके ऊपर बैक्टीरिया या माइक्रोब्स जो है कॉलोनाइज हो जाते हैं, तो बहुत पुराना जो हो गया है और उसको अगर यूज़ करेंगे तो भी इन्फेक्शन होगी। अगर कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन हमारा पुराना हो गया है, उसमें अगर इन्फेक्शन और जर्म्स हैं तो भी इन्फेक्शन होगी। तो मोस्टली जो है इफ़ इट इज़ हैपनिंग बिकॉज कि कहीं पे जो है आफ्टर केयर में कोई इशू आया है और उसमें कहीं ना कहीं जो है ढिलाई बरती गई है जिससे ये हुआ है। प्रॉपर केयर करने से कॉन्टैक्ट लेंस इज वेरी सेफ ऑप्शन। जी। सर आप आई डोनेशन को लेकर ना लोगों को बहुत जागरूक करते हैं। बहुत सारे लोग जो इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन आई डोनेशन को लेकर जो ना बहुत सारे लोगों के मिथ भी हैं और साथ में लोगों को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि अगर जैसे मैंने अपनी आई डोनेट करनी है, मुझे कब करनी चाहिए और कहाँ करनी चाहिए कि जहाँ पर मेरी आंखों का सही उपयोग हो सके। देखिए, आई डोनेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मुझे ये कहने में भी खुशी हो रही है कि पहले की तुलना में जब हमने आज से 30-35 साल पहले काम शुरू किया था और आज में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। आज के टाइम में दुनिया में जितनी भी आईज डोनेट हो रही हैं उनका 55% जो टोटल नंबर है वो दो ही कंट्री से आ रहा है, यूएसए एंड इंडिया। तो उस हिसाब से हम काफ़ी आगे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि अगर हम मतलब कि हाई क्वालिटी आईज जो है 1 लाख के आसपास डोनेट करते हैं और हर कॉर्नियल सर्जन 100 ऑपरेशन करता है, तब कहीं हम थोड़ा आने वाले टाइम में जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है उसको हम कम कर पाएंगे। जहाँ तक भ्रांतियों का सवाल है, आई डोनेशन के साथ बहुत सारी हैं। ये माना जाता रहा है कि हमारे रिलीजन में कि अगर हम आईज डोनेट करते हैं तो जो है हम अंधे पैदा होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
और ये एक मिथ है। बुद्धिस्ट जो हैं वो डोनेट करते हैं इसी से कि उनको नेक्स्ट लाइफ में बहुत अच्छी आई साइट मिलेगी, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके। फिर ये रहता है कि कई बार पेशेंट को कि मेरे को शुगर है या मेरे को ब्लड प्रेशर है या कोई और बीमारी है तो मैं डोनेट नहीं कर सकता। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, बीमारियों के साथ भी लोग डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि हर डोनेटेड आई को चेक किया जाता है, उसके सेल चेक किए जाते हैं और फिर ही उसको आगे यूज़ में लाया जाता है। कुछ एक बीमारियां हैं जिसमें डोनेशन जो है वो नहीं ली जाती है, जैसे वायरल एनकेफेलाइटिस हो गया या वायरल डिजीज़ हो गई, पहले बीच में जैसे कोविड भी आया था तो उसमें भी नहीं लेते हैं, या HIV किसी को है, हेपेटाइटिस B-C है किसी को, तो ये आइज़ यूज़ नहीं होती है। इसमें अगर पेशेंट को पहले पता है तो उसको पहले बता दिया जाता है, रिश्तेदारों को बता दिया जाता है, तो डोनेट कई बार नहीं ली जाती है आइज़, क्योंकि रिस्क रहता है जो ले रहा है उसके लिए। अगर वो नहीं भी पता है तो बाद में टेस्टिंग होती है, टेस्ट में वो आ जाता है, तो वो आइज़ जो है ट्रांसप्लांट के लिए यूज़ नहीं होती है। और हर आई को जो है वो टेस्ट किया जाता है, फिर ही उसको जो है आगे यूज़ किया जाता है। तो इस तरह की जो है लोग आगे आने वाले टाइम में आगे आ रहे हैं और डोनेट कर रहे हैं। जहाँ तक ये सवाल है कि कैसे डोनेट किया जाए, इसके लिए आई डोनेशन प्लेज फॉर्म मिलता है, तो प्लेज करके आप किसी भी नियरेस्ट आई बैंक में उसको जमा करा सकते हैं, और आई बैंक जो है एक जो डोनर कार्ड इशू कर देता है, वो कार्ड पॉकेट में रख लेना चाहिए, और जब भी ऐसा कोई मौका आता है या ऐसा कोई कुछ होता है तो मतलब वो नियरेस्ट आई बैंक को फ़ोन करके जो है ना आई डोनेट की जा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि जहाँ के हमने प्लेज किया था वहीं पे होनी है, कहीं भी वो डोनेशन जो है पॉसिबल है। इसमें ये कॉन्सेप्ट भी है कि फैमिली डोनेशन का, कि अगर सारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठा फॉर्म भरें तो एक दूसरे का पता रहता है, और अगर भरा भी है तो फैमिली मेंबर्स को अपनी विश मतलब कि अपनी बता देनी चाहिए, सो दैट कि एट द टाइम ऑफ अगर कोई वो होना है डोनेशन होनी है तो उस वक्त कोई ऑब्जेक्ट ना करे उसमें। मोस्टली तो ये सर कई बार क्या होता है कि हमने आई डोनेट नहीं की होती और जब मृत्यु हो जाती है तो फैमिली मेंबर सोचते हैं कि चलो इनकी आंखें दान कर देनी चाहिए, तो किसी इंसान की मृत्यु के कितने समय बाद तक उनकी आंखें डोनेट की जा सकती हैं? देखिए मोस्टली ये कहा जाता है कि जो 6 आवर्स जो है टाइम माना जाता है, 6 आवर्स, और विंटर्स में अप टू 8 आवर्स। लेकिन आजकल जो हमारा मेडिकल सिस्टम है और जिसमें कि इंस्टीट्यूशनल अगर डेथ्स होती हैं, तो जो हमारे मॉर्चुरीज हैं जहाँ पे डेड बॉडीज़ विद रिस्पेक्ट रखी जाती हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे इंतजाम कर दिए गए हैं। वहाँ पे एयर कंडीशन रूम्स हैं और बीच में रेफ्रिजरेशन का जो है वो प्रोविज़न है, और ये रेफ्रिजरेशन में जो है बॉडी को रखा जाता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे उसको मेंटेन किया जाता है। तो अगर बॉडी को रेफ्रिजरेशन कर दिया गया है हॉस्पिटल में और उसको रखा गया है, तो जो ये पीरियड है ये एक्सटेंड हो सकता है, ये 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे तक भी जो है ये आइज़ यूज़ हो सकती है। विंटर्स में अगर रेफ्रिजरेशन नहीं भी है तो भी थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है, और समर्स में थोड़ा सा इशू रहता है, हाई टेम्परेचर पे अगर बॉडी बाहर एक्सपोज्ड है तो वो फिर थोड़ा सा टाइमिंग जो है वो 4 to 6 आवर्स ही रहता है। जी सर बात करेंगे गॉगल्स की, क्योंकि आज के समय में जब भी कोई इंसान बाहर निकलता है ना तो गॉगल्स जरूर लगाता है। गॉगल्स की सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर वो यूवी प्रोटेक्टिव ना हो तो आपकी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ये तो इसमें तो बिल्कुल सच्चाई है, बिकॉज क्रॉनिक जो एक्सपोजर है यूवी लाइट को वो आई के लिए डैमेजिंग है, और स्पेशली मैकुला के लिए। और आपने देखा होगा जो फॉरेनर्स हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं, बहुत बड़ा सा हैट लगाते हैं और फिर अपना चश्मा भी लगाते हैं, तो वो भी यूवी लाइट को प्रिवेंट करने के लिए, और उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, उनको बहुत जल्दी जो है बेसल सेल कार्सिनोमा हो जाता है, तो इसलिए भी वो प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये यूवी लाइट प्रोटेक्शन तो हमारे लिए जो है वो ज़रूरी है, वो करनी चाहिए। और कुछ लोगों को जिनको ड्राइनेस है उनको जो है मजबूरी है, बिकॉज इफ़ दे गो टू ब्राइट लाइट, और या जैसे वहाँ पे एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन, तो वो फिर उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, सो दे हैव टू यूज ग्लासेस। आफ्टर सर्जरी भी हमें जो है गॉगल्स लगानी पड़ती है टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट। और
कुछ एक ऐसे पेशेंट्स भी हैं जैसे जिनका एनारिडिया है, आइरिस नहीं है, बिकॉज ब्राइट लाइट में जाके आइरिस जो है कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, लाइट एंट्री कम कर देता है। तो इन पेशेंट्स का आइरिस जो है नहीं है, कॉन्जेनिटली नहीं होता है, इनको एनारिडिया बोलते हैं। या किसी का आइरिस जो है आंख में चोट लगी उसमें डैमेज हो गया, तो उन लोगों को भी फिर ये जो है गॉगल्स लगानी पड़ती है। जी। और आजकल अगर वो नहीं लगाते तो क्योंकि लाइट फैलती है तो फिर उनकी आंख खुलती नहीं है। जी। सर, आपको 35 सालों से ज़्यादा का तजर्बा है, तो आपके पास किस तरह के ज़्यादा केस आते हैं? कुछ एक केस जो है हमारे साथ डिस्कस कीजिए। देखिए, बिकॉज मैं कॉर्निया स्पेशलिस्ट हूँ, तो मोस्टली तो जो हमारे पास कॉर्नियल डिजीज़ के ही पेशेंट्स आते हैं। कुछ एक पेशेंट्स बहुत ही ऐसे रहे हैं जो कि अनफॉर्चुनेट थे। आज से 20 साल पहले एक पेशेंट लाया गया, उसके बेटे ने आके ये कहा कि डॉक्टर साहब, इसके जो मेरे पापा की एक आंख तो काले मोती से डेड है, दूसरी आंख में कॉर्निया की वजह से इनको दिखता नहीं है, तो इनका कुछ ना कुछ आप देख लीजिए अगर हो सकता है। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो इन्होंने 3 बार अटेम्प्ट कर लिया सुसाइड करने का, और ये तीनों बार बच गए कि कोई ना कोई वहाँ मिल जाता था जो इनको वापस ले आता था, तो आगे शायद ऐसा ना हो। तो हमने उस वक्त उनका कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया था, और उसी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की वजह से ऑफ कोर्स जो डोनर है उसकी वजह से जिसकी फैमिली ने डोनेट की थी आइस, वो आज तक देख रहा है और आज तक जिंदा है। सो जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट है ये आई साइट देने का ही काम नहीं कर रहा, बट ये लाइफ देने का काम भी करता है। इसी तरह हमारे एक और पेशेंट थे, उनको हमने जब ऑपरेशन के लिए वो कह के गए, उनको दोनों आंखों से नहीं दिखता था, जब हमने कहा कि भाई आप आ जाइए, आपका ऑपरेशन होना है, तो उनके रिश्तेदारों ने कहा कि बाबा जी तो कुएं में गिर गए और उनकी तो टांग टूट गई है। तो उन्होंने फिर इलाज कराया, इलाज कराने के बाद आए, ऑपरेशन किया और फिर चलना शुरू हुआ। तो देखिए कितनी मुश्किलें आती हैं अगर आई साइट नहीं है। और इसी तरह कुछ एक पेशेंट्स पैदाइशी जो है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से अफेक्ट होते हैं। इसी तरह का एक पेशेंट का मैं जिक्र करूँगा, वो हमारे साथ अभी भी आती है। वो आज से 8 साल पहले लाई गई थी, उसका 5.5 महीने की थी, 5-5.5 महीने की। दोनों आंखों से, आंखें भी छोटी थी और पैदाइशी डिफेक्ट था, कॉर्निया ओपेक था। तो नॉर्मली यही होता है कि अगर ऐसा मल्टीपल डिफेक्ट हो, कॉन्जेनिटल हो, तो यूजुअली माना जाता है कि आई साइट आने के चांसेस बहुत कम हैं। तो ये सब बताने के बाद हमने उनकी इसकी एक आंख को, राइट आई को ऑपरेट किया, और फॉर्चुनेटली फॉर चाइल्ड फैमिली और हमारे लिए उसको दिखना शुरू हो गया। और जैसे ही उसको दिखना शुरू हुआ, फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश थे, तो उन्होंने फिर आफ्टर 3-4 मंथ दूसरी आंख का भी कराया। तो अब वो जो है मोर देन 7 years ओल्ड है, स्कूल जाती है और स्कूल के बच्चों के साथ डांस करती है, सब करती है। अभी हमने उसको आई डोनेशन फोर्टनाइट पे बुलाया भी था। तो इस तरीके से जब इस तरह के जो केसेस हैं, जब वो देखते हैं और अपना नॉर्मल लाइफ जीते हैं, तो हमें भी काफ़ी उसमें जो है वो एक किस्म से इंस्पिरेशन मिलता है। और इसी तरह का एक ग्रुप है जो स्पेशली एबल्ड पेशेंट्स, और इन पेशेंट्स के लिए भी हमने कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स किए हैं। हालांकि ये काम भी चैलेंजिंग है, बिकॉज वो अपनी केयर खुद नहीं रख पाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को जो है उनकी केयर करनी पड़ती है, और कई बार वो चोट भी लगा लेते हैं। तो ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हमने किए हैं, और 2 पेशेंट्स को हमने अभी भी आई डोनेशन फोर्टनाइट पे बुलाया था, और वो दे आर लीडिंग देयर नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल एक्टिविटीज़। बहुत अच्छा लगता है जब वो एक कोई भी चीज़ सीखते हैं, जैसे डांस वो कर लेते हैं। और 1-2 लोगों की बड़ी स्पेशल जो है खूबी है कि वो नक्शे बहुत अच्छे देखते हैं। अच्छा। और इसी तरह से एक इशत है लड़का, वो अपनी बॉडी के लिए बड़ा कॉशियस है कि भी एक्सरसाइज करनी है, मेरे को पुशअप्स करने हैं सो दैट मैं फिट रहूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब ये बच्चे भी जो है नॉर्मल अपना इंटरेक्ट करते हैं और नॉर्मल लाइफ जीते हैं। सर की ये बातें सुनकर ना वाकई में ये लग रहा है कि जो आई डोनेशन है वो सिर्फ आंखें दान नहीं है, ये जीवन दान है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग आंखों की रोशनी ना होने के कारण जो अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोचते हैं, तो आंखें दान करना जो है शायद मेरे ख्याल से एक नेक काम है। तो सर,
अब टिप्स ज़रूर हम पूछेंगे आपसे कि हम अपनी आँखों को तंदुरुस्त कैसे रख सकते हैं। 2 तरह से पूछेंगे, एक तो विटामिन्स कौन से हमें लेनी चाहिए, हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए और वैसे भी हमने अपनी आँखों का ख़्याल कैसे रखना चाहिए ताकि हम आँखों की समस्याओं से दूर रह सकें? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है बिकॉज़ हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो आँखों के लिए जो है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, फिर जिंक और ज़ैंथियम, ये सब जो है बहुत ज़रूरी है। और विटामिन ए तो जैसे हमें मालूम है कि कैरेट से मिल जाता है या पके हुए पम्पकिन से भी मिल जाता है, तो उस तरीके से डाइट हमें लेनी चाहिए। और बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स, और अगर आजकल एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी प्लेट जो है जिसमें आप ले रहे हो वो मल्टी कलर्ड है, डिफरेंट कलर की सब्जियां हैं, सो दैट मीन्स इट्स प्रोवाइडिंग द ऑल द न्यूट्रिशन विच इज़ रिक्वायर्ड। तो उसमें आपके मटर भी आएंगे, चने भी आएंगे, उसमें स्प्राउट्स भी आएंगे, फ्रूट्स भी आएंगे। और एक कॉन्सेप्ट है कि जो लोग एज के साथ जैसे 60-70 ईयर्स में पहुंचते हैं, वहाँ पे आके जो है फ्रूट इंटेक और फ्रेश वेजिटेबल इंटेक बढ़ानी पड़ती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ये माना जाता है कि आपको 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट लेना चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 3 टाइम्स तो लेना ही चाहिए और चेंज करके फ्रूट लेना चाहिए। और ये सब जो है बिकॉज ऑल दीज प्रोवाइड्स एंटीऑक्सीडेंट्स, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो है बॉडी में और आइज़ में जो है बहुत ज़रूरी है। आइज़ में जैसे मैकुला जो हमारा एज के साथ अफेक्ट होता है, उसके लिए ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स वो डैमेज जो है उसको डिले करते हैं, एटलीस्ट प्रिवेंट करते हैं। और अगर हम ले भी रहे हैं तो भी हमें कई बार AMD अगर पेशेंट को हो गई है या उस एज ग्रुप में, तो हम सप्लीमेंट भी देते हैं जिसमें कि ये सब जो है अवेलेबल रहता है उसमें जो है। इन एडिशन टू दैट, जो आपने दूसरी टिप्स पूछी हैं उसमें तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी आँख में, पहले तो अपनी आँख को चोट से बचाइए, और अगर चोट लग जाती है तो उसमें आप पानी स्प्लैश ना कीजिए, क्योंकि पानी भी कई बार जर्म फ्री नहीं होता, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। इमीडिएटली आप डॉक्टर को दिखाइए और अकॉर्डिंग टू इंजरी जो भी उसमें है उसको आप ट्रीटमेंट लीजिए। एक ही कंडीशन है जहाँ पे हम एडवाइस करते हैं कि आप आँख में पानी डालिए और धोइए, वो है केमिकल इंजरी। अगर आँख के अंदर केमिकल चला गया है तो इमीडिएटली उसको जो है, जो भी आपके पास फ्लूइड है, नॉर्मली पानी मिल जाता है, तो पानी से उसको ना ड्रॉप अंदर डालते हुए इसको इरीगेट कर देना चाहिए इमीडिएटली, ताकि जो कॉर्निया के साथ, आई के साथ जो केमिकल का कॉन्टैक्ट टाइम है वो कम से कम हो। तो वो एक कंडीशन है जहाँ पे हम ये कहते हैं कि आप और फिर जैसे हमने अभी बात करी थी घरेलू नुस्खे या जो जिसको हम कहेंगे नीम हकीम, इनको हम जो है ट्रेडिशनल हीलर्स भी बोलते हैं, तो उनको जो है उनके पास मत जाएं और ऐसे काम ना करें, क्योंकि उससे जो है वो आमतौर पे फ़ायदा नहीं होता और नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। जी। सर एक चीज़ पूछना चाहेंगे आई ड्रॉप्स को लेकर। अक्सर ये क्या होता है कि घर में आई ड्रॉप्स पड़ी होती हैं कि हर कोई सोचता है कि अगर रोज़ हम आई ड्रॉप्स डालेंगे तो हमारी आँखें ठीक रहेंगी। आई ड्रॉप्स कोई भी लिया जा सकता है या डॉक्टर से पूछकर ही लेना चाहिए? और एक बार अगर आई ड्रॉप की वो जो शीशी जो है, बॉटल जो है खुल जाती है, कितने दिनों के अंदर-अंदर उसे सिर्फ यूज़ करना चाहिए कि बाद में उसे यूज़ नहीं करना चाहिए? देखिए, जो भी हम आई ड्रॉप डालें आँख में, वो डॉक्टर की सलाह के साथ ही डालनी चाहिए। बिना सलाह से कोई भी आई ड्रॉप आँख में नहीं डालनी चाहिए। अगर आपको जैसे आँखों में ड्राइनेस है, को डॉक्टर ने बुलाया है, आप नहीं जा सकते, तो उसमें आप उसको रिपीट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और एक बार अगर ड्रॉप खुल जाती है तो वो उसके ऊपर यूजुअली क्या होता है कि उसकी 1 मंथ ही एक ड्यूरेशन रहती है, सेफ पीरियड रहता है जिसमें कि वो यूज़ की जा सकती है। बिकॉज बियॉन्ड 1 मंथ जो है उसकी कंटेमिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर अगर कंटेमिनेशन हो गया है तो आँख में डालने से इन्फेक्शन हो सकती है, जैसे हमने गुलाब जल के बारे में बात करी थी। और लेकिन आजकल कुछ ऐसी वायल्स बन गई हैं जिसमें कि ये जो ये कंटेमिनेशन है, इसको प्रिवेंट किया जाता है स्पेशल वायल्स के थ्रू। उसमें जो है ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा है,
तो उसमें अगर डॉक्टर ने ये कह दिया है कि हाँ इस ड्रॉप को आप टिल लास्ट ड्रॉप यूज कर सकते हो, तो उनको आप यूज कर सकते हो। जो स्पेशल वायल्स हैं उनमें जो है ऐसा प्रोविजन है कि बियॉन्ड 1 मंथ यूज की जा सकती है। जी सर, जाते जाते एक चीज जानना चाहेंगे कि एक दो कोई एक्सरसाइज आंखों की बताएं जिससे कि आंखें जो हैं वो स्ट्रांग रहें और बीमारियों से ना जूझे, फेस करती रहे। कोई एक दो एक्सरसाइज जो हर कोई इंसान कर सके। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा, लेकिन जनरली हम लोग ये मानते हैं कि आंख पहले ही बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती है जी। और स्टेशनरी रहती नहीं है, इधर से उधर आंख की मूवमेंट चलती रहती है। तो एज सच नॉर्मल पर्सन को तो जो है वो एक्सरसाइज करने की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी जो कुछ बच्चे जो लोग पढ़ाई करते हैं और उनमें अगर हमने देख लिया कि हाँ उनमें कोई चश्मे का नंबर भी नहीं है और थोड़ा कन्वर्जेंस वीक है। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि जैसे जब हम नज़दीक का काम करते हैं तो आंख जो है वो दोनों आंखें अंदर आती है। अगर उसमें कोई वीकनेस है तो डेफिनेटली कन्वर्जेंस एक्सरसाइज होती है, जिसमें कि पेन जो है या पेंसिल की टिप को सामने रख के उसको नज़दीक लाया जाता है और बिल्कुल नज़दीक लाने पे जहाँ पे डबलिंग होती है वहाँ पे कोशिश किया जाता है कि वो एक हो जाए और फिर पीछे ले जाया जाता है। और इसके अलावा भी फ्यूज़न एक्सरसाइजेज होती हैं जो हमारे जो स्टूडेंट कोलीग्स हैं वो बताते हैं कैसे करना है, और कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं वो मशीन पे दी जाती हैं। और हाँ, एक जो एक्सरसाइज हम कहेंगे कि अगर एक आंख की निगाह जो है आई साइट कम है बिकॉज हाई नंबर है उसमें और दूसरी आंख में नंबर नहीं था, और उसको हम कंडीशन को एम्ब्लियोपिया बोलते हैं कि ये आंख अगर सुस्त हो गई है तो हमें फिर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, इन द सेंस कि जो साउंड आई है उसको बंद कर देते हैं और जो आंख में जिसमें कम दिखता है उसको फुल आई करेक्शन दे के उससे जो नियर वर्क है मैक्सिमम किया जाता है, ताकि ये आंख का पर्दा जो सुस्त हो गया था ये भी दोबारा से जो है वो एक्टिवेट हो और उसकी आई साइट बढ़े। तो ये एक्सरसाइज जरूरी रहती है एम्ब्लियोपिया पेशेंट्स के लिए। जी सर, आपने बहुत विस्तार के साथ हमें जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू। जी, तो दोस्तों आज सर ने हमें बहुत ही विस्तार के साथ बताया कि हमारी आंखों को कौन सी समस्याएं आ सकती हैं और साथ में किस तरह से हम इनका ख्याल रख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कि आई डोनेट करना ना भूलें, क्योंकि आंखें दान महादान है, क्योंकि ये जीवन दान है। आज के विशेष प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।